अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में एक दहशत गर्दी के वाक़े में पाक फ़ौज के 2 जवानों की शहादत हुई और ये वाक़या इसलिए भी ज़्यादा खौफनाक है कि कराची शहर के अंदर ये वाक़या फ़ौज के ऊपर हमले का पेश आया है। ये किसी ऐसी एजेंसी में नहीं है जहाँ पाकिस्तान के कानून का इतलाक़ नहीं होता, या वहाँ हम ये कहें कि बहुत सी TTPs हैं या अफ़गान तालिबान आ गए हैं उन्होंने ये काम कर दिया। कराची शहर के अंदर ये वाक़या पेश आया, सदर के इलाके में। परेशानी की बात है कि 3 साल से ऑपरेशन चल रहा है। रेंजर्स को पावर्स दी थी जो 19 जुलाई को ख़त्म हो चुकी हैं। कोई जस्टिफिकेशन या बहस इस पर नहीं है कि वो रेंजर्स को कितना अरसा और इख्तियार देना या नहीं देना, लेकिन कराची शहर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये वरीसम है पुलिस के लिए भी, रेंजर्स के लिए भी, फ़ौज के लिए भी, और सबसे बढ़कर हुकूमत वक्त के लिए, जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट भी शामिल होगी क्योंकि ज़रब IBOs, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन ये पूरे पाकिस्तान में फ़ौज कर रही है, और सिंध हुकूमत प्राइमरीली जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी डोमेन में ये वाक़या हुआ है। तो दोनों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि फ़ौज के ऊपर अगर शहरों के अंदर इस तरह का दहशत गर्दी का वाक़या हमले का सामने आ रहा है, तो बाकी मुल्क के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ फ़ौज लगाई हुई है उसके ऊपर आप उनकी प्रोटेक्शन की क्या बात करेंगे। ये तो वो इलाका है जो आपका शहरी इलाका है, और फ़ौज की भी एक हसास इदारे की गाड़ी है। यकीनन उनके पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन थी। वही सवाल फिर उठेगा कि जब अमजद साबरी की गाड़ी गुजरी तो उनको कैसे पता था कि साबरी ने यहाँ गुजरना है। आज भी वही सवाल उठेगा कि फ़ौज की गाड़ी इस वक्त गुजरनी थी, उनको मालूम था कि ये वो एरिया है जो प्रॉपर्ली मैंड नहीं है, वहाँ कैमरास वगैरह भी नहीं है, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ ताक लगा के बैठे, उनको पता था कि गाड़ी गुजरेगी, उन्होंने हमला किया और दोनों की शहादत हो गई, एक की मौके पे, दूसरे की हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी हुकूमत को, क्योंकि ये वो चीज़ के ऊपर मजम्मत हम बहुत करते हैं, हमने तहैया कर रखा है, इससे कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ये संगीन नौइयत के वाक़यात होते हैं जब फ़ौज के ऊपर या बड़ी हाई प्रोफाइल कोई असैसिनेशन हो जाए अमजद साबरी जैसी, तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होता है। ऐसे वाक़यात पूरे मुल्क को हिला देते हैं, कौमों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। ये आम किलिंग नहीं है कि एक आम 2 शख्स आपस में उलझे लड़ पड़े, बड़ा गुस्सा आ गया, एक ने स्टाल में बंदूक निकाली और गोली चला दी, उससे हट के वाक़यात हैं। ये प्लान किलिंग्स हैं और कोई ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ये कराची में रिसेंट वीक्स के अंदर जो 4-6 वाक़यात हैं, इन सारों के अंदर ये लगता है कि बहुत पेशबंदी करके कोई ऐसे ग्रुप या ग्रुप्स ऐसे हैं वहाँ पर जो कराची के अमन और पाकिस्तान के अमन की बाकायदा प्लानिंग करके, मनसूबाबंदी करके उसकी दुश्मनी कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस यही रहेगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारी के गुफ्तगू में तलाल चौधरी साहब PMLN से और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आप फरमाइएगा, फ़ौज के जवानों के ऊपर हमला और एक हसास अदारे से मुंसलिक 2 जवान थे, उनकी शहादत, और कराची शहर के अंदर सदर में आपका रद्द-ए-अमल। सर, मैं सबसे पहले तो ताज़ियत करना चाहता हूँ, और ये मज़ीद वो 2 कुर्बानियाँ हैं जो हमारी लंबी लाइन है हमारे फ़ौजी शहीदों की, उसके अंदर ये शामिल हुए। अल्लाह ताला इनके लायकीन को भी सब्र अता करे, और आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी फ़ौज और आपकी फ़ौज जो है मुल्क के दिफा के बॉर्डर्स पर भी है और अंदर भी काम कर रही है। अच्छा, इस बात के बाद मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये है बड़ी ख़तरनाक कैफियत। मैं आपको थोड़ी सी पुरानी याद दिलाता हूँ कि 5 अमेरिकन मारे गए थे कराची में, शायद आपको याद हो, कोई 10-15 साल पहले। अच्छा, कुछ पता नहीं चल रहा था कि 5 अमेरिकन जनाब ये शार फैसल पर, और लोग उतरे अपनी गाड़ियों से, मास्क मैन उतरे। पहला बड़ा वाक़या था पाकिस्तान का, 5 अमेरिकन को मारा। तो हम शुबा करते थे कि भाई हमारा इंडिजेनस कोई दहशत गर्दी के वाक़यात हैं। तो मुझे US कौंसल जनरल जो था उस वक्त वहाँ पर, उसने ये कहा कि जनाब नहीं, ये इंटरनेशनल मामला है। अच्छा, और उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास तो ये रिपोर्ट्स हैं कि कराची शहर में, जब बम के धमाके भी नहीं होते थे, कि कराची शहर में बम के धमाके ऐसे होंगे जो 10-10 फीट का क्रेटर बना देंगे, और पाकिस्तान में फिर हुआ। और उनके मुताबिक जब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का तज़किरा कर रहे थे, किस मुल्क की तरफ इशारा कर रहे थे? मेरा ख्याल ये है कि वो शुरुआत थी अलकायदा की, शुरुआत थी, दिस इज मच बिफोर 9/11। अच्छा, ठीक है ना, ये शुरुआत थी, और उनका इशारा ईरान की तरफ भी था, है ना, जब वो दबे दबे अल्फाज के अंदर बात कर रहे थे, क्योंकि ईरान इराक वॉर ये 10 साल चलाई गई थी, शायद आपको याद हो। इसमें इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप थी, दोनों तरफ हथियार दिए गए थे, कॉन्ट्रा अफेयर भी आपको याद होगा, दोनों तरफ मुसलमान 2 ममालिक को लड़ाया गया था, जिसका टोटल बिल जो है वो भी मुसलमानों ने दिया, $540 अरब, वो भी मुसलमानों ने। दोनों असला खरीद के लड़ते रहे, दोनों असला खरीद कर लड़ते रहे, और वो बिल भी खुद ही दिया। यानी अगर अमेरिका के कुछ अखराजात हुए तो वो बिल भी हमने फुट किया। तो खैर ये पुरानी बात है। मैं थोड़ी सी आपकी कथा कलामी करूंगा। हमारे पास IG सिंध पुलिस AD ख्वाजा साहब हैं, उनसे बात कर लें, हम फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ख्वाजा साहब बहुत हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज वाले वाक़े के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कुछ इब्तिदाई तफ्तीश आपकी कैसे पेश आया?
नजीम साहब, ये वाकया बिल्कुल तकरीबन उसी तरीके से पेश आया है जिस तरीके से 1 दिसंबर 2015 को एक वाकया पेश आया था क्रेडी थाने के हदूद में, 2 मिलिट्री पुलिस के जवान शहीद हुए थे। तो ये तकरीबन उसी तरीके से ये वाकया पेश आया है और कमोबेश उसी इलाके ही बनता है। ये सदर थाना है और इसमें भी 2 जवान जो है वो किसी सरकारी काम से आए हुए थे सदर की तरफ, जिनको मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया है। और ये वही ग्रुप है गालिबन जो कि पहले भी ये काम कर रहा है। ये ग्रुप कौन सा है जी? क्योंकि उस वाक़े में भी हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे, उनको प्रिसाइजली पता था कि मिलिट्री पुलिस के यहाँ पे जवान मौजूद हैं, गाड़ी को टैग कर लो। ये कुछ राह चलते अचानक वाक़या पेश नहीं था और आज वालों को भी यकीनन पता होगा कि ये गाड़ी ने यहाँ से गुजरना है। ये ग्रुप कौन सा है? देखिए, ये गाड़ी रूटीन में उसका आना जाना वहाँ बिल्कुल नहीं था। ये आज की गाड़ी भी रूटीन के किसी गश्त पे या पेट्रोलिंग पे या रूटीन की उस पर नहीं थी। ये मकसद है कि एट रैंडम उन्होंने पिक किए हैं। जब भी इसमें चूंकि आर्मी की गाड़ी थी डेफिनेटली, और उसको उन्होंने पिक किया है कि ये मिलिट्री की गाड़ी है और इसमें सिक्योरिटी कम है, उसको मेरा ख्याल है कि सॉफ्ट टारगेट आइडेंटिफाई करते हुए उन्होंने ये वारदात की है। पहले भी बिल्कुल इसी तरीके से वारदात हुई थी और इसमें हमारा जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन पहले वाले केस की भी और अभी भी, वो ये है कि ये वही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि पूरे मुल्क में कार्रवाइयाँ कर रहा है। जिस तरीके से FC के खिलाफ कोयटा में कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उसी ग्रुप का हिस्सा है। ये बुनियादी तौर पर आप लश्कर जंगवी की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह है कि जो मजहबी तशद्दुद पसंद जमातें हैं उन्हीं में से ये हैं। जो अमजद साबरी वाला वाकया था, क्या वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है या उससे हटके? नहीं, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपके पास क्या शवाहिद आए हैं? देखिए नदीम भाई, ये मैं गालिबन TV शो पे ज्यादा तफसील में बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन यह है कि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे। अच्छा ख्वाजा साहब, मेरे साथ यहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी और तलाल चौधरी साहब हैं, तो डॉक्टर आरिफ अलवी भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो बात थोड़ी सा हम आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर आरिफ। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता था, कुछ सिंध पुलिस से भी कुछ मुतजाद इत्तलात निकलती हैं। हालांकि सिंध पुलिस ने डिनाई किया कि अमजद साबरी के एक कातिल इनकी तहवील में है, मगर अखबारात ने और मीडिया ने ये बात उठा ली थी। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या हकीकत ये है कि इन्होंने डिनाई किया, तहवील में है या नहीं है, और अगर नहीं बताना चाहें तो इनका प्रेरोगेटिव है, ताकि ये तहकीकात के एतबार से अगर मोहतात भी होना चाहें तो मोहतात हों। ख्वाजा साहब। नदीम भाई, ये देखिए बिल्कुल ये दिस इज कॉन्फिडेंशियल और मैं इसके ऊपर कोई बात बहुत मुनासिब, फेयर इनफ। लेकिन जिस ग्रुप की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो मिलिट्री पुलिस और फौज के 2 जवानों की आज की शहादत में मुलव्वस है, हमारा ख्याल था कि पंजाब में जो कार्रवाइयाँ हुई और कराची में भी IBOs भी हुए, रेंजर्स ने भी और CTD ने भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की, उसके बाद ये ग्रुप बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। तो ये तो बड़ा भी तगड़ा लगता है, प्रिसाइजली उसको पता होता है कि कहाँ जाके हिट करना और एग्जीक्यूट भी कर लेते। देखें, इसमें नदीम भाई लास्ट 6 महीने में तकरीबन 77 टेररिस्ट कराची में मारे गए हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में। 624 पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं इन लास्ट 6 मंथ्स में, जो कि दहशतगर्दों और क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 624 सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, और तकरीबन 424 एनकाउंटर्स इंटीरियर सिंध में हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो टेररिस्ट हैं, जिसे हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कहें या मिलिटेंट्स कहें, वो एक नजरिया है और वो नजरिया 2-4 आदमी के खत्म होने से खत्म नहीं हुआ। उसके खिलाफ ज़रब अज़ब का ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से चल रहा है और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें फोकस्ड होके मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम इससे छुटकारा पाएंगे। क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात कराची शहर के अंदर हो रहे हैं, बाद में ये पनाह लेने के लिए रूरल एरियाज का रुख कर लेते हो? जी, ये देखिए बड़ी फ्री मूवमेंट है। हम 4 दिन पहले जो दहशतगर्द हैदराबाद में मारे गए हैं, उनके काफी कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो अक्रॉस द प्रोविंस भी हमें मिले हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन।
तो ये सिर्फ रूरल सिंध की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल है कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं और इनके कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो पूरे मुल्क में। अलवी साहब क्लोजिंग। एक सवाल इनसे और पूछ रहा था कि इन्होंने ये बताया कि कितने लोग गिरफ्तार भी हैं, दहशतगर्द कितने गिरफ्तार हैं, तो ये बताइए कि प्रोपोर्शन गिरफ्तारियों का और चालान सबमिशन का और फैसलों का कुछ इनके जहन में है, अगर हो तो बताएं। जी ख्वाजा सर। अली साहब, मैंने गिरफ्तारियों की आपको नहीं बताई, मैंने कहा कि 77 वर किल्ड और 624 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें जारी बात है कि तकरीबन इतने ही या इससे ज्यादा लोग अरेस्टेड होंगे, क्योंकि हर एनकाउंटर में एक या एक से ज्यादा बंदा गिरफ्तार हुआ है। मेरे पास सरदस्त ऐसी फिगर्स नहीं है कि मैं बताऊं कि कितने अभी गिरफ्तार हुए हैं और कितने उसमें सेंटअप हैं, तो यकीनन, लेकिन ये कि बड़े बड़े पैमाने पे रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं और इनकी बहुत कमर कमजोर हुई है। आप देखें कि लास्ट वाकया जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, उसके बाद कराची में ये वाकया जुलाई में हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि एनीवे को रिस्पाइट जरूर मिला है, लेकिन ये मौजूद हैं अपनी जगह और इंटैक्ट हैं, इनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयों की जरूरत है। ख्वाजा साहब, कराची पुलिस बड़ी मेहनत से हमें लगा कि पिछले कुछ अरसे में काम कर रही है और आपने काफ़ी अच्छा उसमें काम किया, बेस्ट ऑफ लक, आपको मज़ीद आगे बढ़ें और जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी हम चाहेंगे कि ना हो कराची पुलिस के अंदर, और कराची को पाक करें ऐसे लोगों से। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तलाल चौधरी साहब, आप फरमाइएगा। फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आ जाते हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान है, कराची ऑपरेशन अब उसका एक हिस्सा है, जो जितने ऑपरेशन आप कर रहे हैं, IBOs कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ओनरशिप मेनली फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। देखिए, एक मैं वही बात कहूँगा जो IG साहब ने कही है, और मेरा ख्याल है इससे तकरीबन सब लोग मुतफिक होंगे कि पिछले तकरीबन ये कोई 1.5 साल में जब से नेशनल एक्शन प्लान बना है, एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कोई यानी हमने ये भी नहीं कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की अब ज़रूरत नहीं है या ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और बहुत हद तक इम्प्रूव हुई हैं। जिस तरह वो फरमा रहे थे कि वहाँ कार्रवाई हुई है सिंध में, इसी तरह पंजाब में आपने कल पढ़ा होगा कि कल भी 2 दहशतगर्द जो हैं, जो हार्ड कोर या जिन्हें आप जेट ब्लैक कहते थे, वो मारे गए हैं। और पिछला तसलसल अगर आप देखें तो 1 साल में मुख्तलिफ टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। देखिए, ये एक सोच भी मौजूद है, ये इनका नेटवर्क कमज़ोर ज़रूर हुए हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स तक अब जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, अभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स दाएं और बाएं भी हैं। हमारे हमसाए ममालिक से एक बहुत सारी चीज़ें, ताने बाने भी मिलते हैं, फाइनेंसेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें, तो हम उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें बहुत बड़ी जंग जो है, जो हमारी, अब वो ये पुरानी बात है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता कि हमारी कुछ गलत फैसलों की वजह से, यानी कि हमारे जो पुराने हुकूमतों की, और कुछ हम जिस तरह इस जंग में आ गए हैं, और उसके बाद हम अब अकेले ये जंग लड़ रहे हैं। और ये जंग जिसमें हम आए हैं, ये आए किसी और की वजह से थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से सिक्योरिटी फोर्सेस हों, अफवाज नंबर 1 पे, इसी तरह पुलिस, दूसरे इंटेलिजेंस अदारे, और इवन मैं ये आपका मीडिया जो है, ये पिछला जब से नेशनल एक्शन प्लान है, आपका रोल, पॉलिटिशियंस का रोल, तमाम लोग यकसू होकर इसके पीछे लगे हैं। लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूव किया जा सकता है। शायद अगर जो हमने चीज़ें अब तक हासिल की हैं, अगर ज़्यादा बेहतर अंदाज में करते तो और भी ज़्यादा अगली स्टेज पे हालात को मजीद बेहतर कर सकते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जनरल मुस्तफा साहब, आपको वेलकम भी करूंगा। ये फरमाइएगा, आज वाला बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है, कराची शहर के अंदर 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है। हमने इंश्योर करना है कि पाकिस्तानी सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करें, तो कितना कोऑर्डिनेटेड वे में हम आगे बढ़ रहे हैं? आपकी असेसमेंट क्या? मेरी अपनी असेसमेंट ये है मलिक साहब के कोऑर्डिनेशन जिस तरह होनी चाहिए थी उससे बहुत पीछे हैं हम। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिस तरीके से सिविल हुकूमत ने और उनके इदारों ने मिलकर चलना था फौज पाकिस्तान के साथ, रेंजर्स के साथ, हम उसमें थोड़ा पीछे, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी सारा पीछे रह गए हैं। और ये सिंध में तो बार बार ये जो हम एक ड्रामा कर बैठते हैं, जी पावर देनी है, अभी नहीं देनी है, कल थोड़ी देनी है, ज़्यादा देनी है, ये हम ये समझ नहीं सकते कि फौज पाकिस्तान का किसी भी फोर्स का जब किसी एक खास मकसद के लिए चलते हैं तो ये वाटर टैप नहीं है कि आज इसको बंद कर देंगे, कल शुरू करेंगे, उसी स्पीड से फिर शुरू हो जाएगा। ये एक मोमेंटम बनता है, एक सारा सिस्टम चलता है, उसको चलने दें, किसी मंत्र के अंजाम तक पहुंचाने दें तो फिर तो काम बनेगा। दूसरा जो हमारी कमजोरी ये रही है कि हमने जो टेरर फाइनेंसिंग है इसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की पूरी तरीके से,
और जब तक ये टेररिस्ट को फाइनेंशियल मिलते रहेंगे, जब तक इनको हथियार मिलते रहेंगे, तो हमारी ये जो लड़ाई है ये फिर बढ़ती जाएगी इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से काफी अर्सा पहले कराची के अंदर जो लड़ाई की बुनियाद पड़ी थी, मेरे पास ब्रेक करीब आ गई है, मैं ब्रेक से वापसी पे आप जवाब लूंगा। कराची में जो रेंजर्स और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लड़ाई का नुक्ता आगाज था वो ये टेरर फाइनेंस था, जब उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज फिशरीज के हाथ डाला कि यही चाइना कटिंग और यही पैसा जो है सारा टेरर में इस्तेमाल हो रहा है। मैं ब्रेक ले लूँ, इसके बाद पूछूंगा कि इसको फिर रोकें कैसे अगर ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आरिफ अलवी साहब, टेरर फाइनेंस जिसके ऊपर सिंध हुकूमत और रेंजर्स की आपस में बनी नहीं, बुनियाद यही नुकता था। वो कहते थे 230 अरब की ब्लैक इकॉनमी और यही टेरर में इस्तेमाल होती। अच्छा भाई साहब, ये हमने कुछ सीखा है, यानी वक्त के साथ साथ मैंने ज़ाती तौर पर ये सीखा। मैं समझता था मिसाल के तौर पर कि तालिबान जो है ना, ये सिर्फ एक ख़ास मकसद के लिए अफगानिस्तान के अंदर जंग कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ कम है। आहिस्ता आहिस्ता पता चला तब पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करते हैं। फिर मुझे एक मेरे दोस्त हैं, आप भी जानते होंगे, जावेद गांधी साहब। जावेद गांधी साहब ने कहा, अच्छा मैं ये समझता था कि ये अलग हैं और एंटी शिया एलिमेंट अलग है। तो जावेद गांधी साहब ने मुझे कहा कि ये सब कहीं ना कहीं मिल जाता है। अच्छा, और फिर ये भी पता चला, अब ये तारीख प्रूफ करती है कि सारे दहशतगर्द नीचे के लेवल पर इधर उधर मूव करते रहते हैं, यानी चाहे वो माफिया का हो, चाहे वो ज़मीन का दहशतगर्द हो, चाहे वो टारगेट किलर हो। अब जैसे ये बिकता है ना, ये टारगेट किलर, मिसाल के तौर पर अफवाह चल रही थी कि अमजद साबरी को जिसने मारा उसने 2,30,000 रुपये लिए। मुझे तो अफसोस ये हुआ कि यार इंसानी जान इतने सस्तों में बिकती है कि 2,30,000 में एक आदमी जाकर मार देगा। मगर मारते जब हैं जब इनको यकीन होता है कि बच जाएंगे, तो वो पकड़े जाने लगे। अभी कुछ अरसे से रेंजर्स ने एक बहुत बड़ा काम किया कि ये पकड़े जाने लगे। हुजूर, मेरा कहना यह है कि अगर फौज को आप बैटल जोन में डाल देते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी सप्लाई लाइन होती है, एमुनिशन की होती है, पानी की होती है, खाने की होती है। इस वक्त हमारी फौज बैटल जोन में है, मगर जो एमुनिशन उसको हमें बाकी का नेशनल एक्शन प्लान में बाकी जो प्रोटेक्शन देना है वो मिसिंग है। मैं इनसे टेरर फाइनेंस तो एक की लिंक है जी, ये तो आप रोकेंगे नहीं, ड्राई अप नहीं करेंगे फंडिंग। तो इसका मतलब है कि आप मजीद असला खरीदने के लिए वसाइल दे रहे हैं। मगर सुने ना, हो ये रहा है कि ये जो फाइनेंसिंग है इसके अंदर सारी करप्शन की फाइनेंसिंग भी आ रही है, सारे माफियाज हैं, सारे लैंड माफियाज हैं, ये लोगों को मरवाते हैं। इस तरह से जमीनों का धंधा सिंध में तो बहुत बड़ा है यार। जमीन, मैंने आपसे एक मरतबा कहा था, डीएचए क्रीक के साथ जो जमीन है वो 15 फीट पानी के अंदर है। वो जनाब एक मिनिस्टर ने, पीपल्स पार्टी के आगा तारिक ने अपनी बीवी के नाम कर दी। कमाल है, 450 एकड़ यार। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो पूरा है सारा, ये पूरा कहानी। तो ये जो दहशतगर्द हैं जो वहां पर जोर जबरदस्ती करते हैं, सब मिक्स है। इसी वजह से रेंजर्स ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर नजर डाली, इसी वजह से डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से की। मगर ये जो मुसलसल सिंध गवर्नमेंट अपने करप्ट एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेंजर्स को रोकती है, तो मैं समझता हूं ये भी एक क्रिमिनल बात है। नहीं, लेकिन उसमें एक मसला है जी, तलाल साहब से पूछते हैं कि जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप ना हो तो फिर रेंजर्स के कहे से कन्विक्शन नहीं हो सकती। डॉक्टर आसिम केस उसकी एक मिसाल है। 1 साल से इधर से उधर वो फुटबॉल तो बना हुआ है लेकिन कन्विक्शन नहीं हो सकी किसी की। देखिए, पॉलिटिकल ओनरशिप अगर ना होती तो रेंजर्स पिछले 25 साल से मौजूद हैं इसी सिंध के अंदर। वैसे खुशाइन बात नहीं है कि 25 साल मैं अच्छी बात नहीं कर रहा, मैं आपको हकाइक से आगाह कर रहा हूं। ये हो सकता है कि अच्छी बात नहीं है, पिछले पॉलिटिकल ओनरशिप की वजह से 25 साल से, नहीं तो हम ठीक कर लेते। मैं वही, अब अगर 3 साल से वहां रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई रेंजर बदल नहीं गए, पावर किया आपने। बिल्कुल, पॉलिटिकल ऑनरशिप। अब पॉलिटिकल ऑनरशिप से आगे चलते हैं। मैंने या अलवी साहब ने हथियार उठा के सरहद पे या लड़ने नहीं जाना। हमारा काम है कि हम उन्हें इखलाकी तौर पर सपोर्ट करें, उन्हें जो कानून चाहिए वो बना कर दें, उन्हें जो वहां इख्तियार चाहिए उसको कानूनी और आईनी शक्ल में उनको प्रोवाइड करें। आप फौजी अदालतें देख लें, आप प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट देख लें, आप 780 ATA का कवानीन देख लें।
ये सिर्फ मैं अपनी ये नहीं गिनवा रहा, इसमें इन लोगों की यानी तमाम तलाल साहब ये वो चीजें थी जो आपने उनको एक लीगल कवर की शक्ल में पोपा दे दिया, एटीए को कर दिया, एफआईए को अमेंड कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम आई जहां कन्विक्शन शुरू होनी थी वो सिंध हुकूमत ने करनी थी, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी से होनी थी, वहां नहीं हुई। देखिए मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अभी हर चीज परफेक्ट है, लेकिन चीजें ठीक हुई हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ने ओनरशिप भी दी है, पीछे भी खड़े हुए हैं। हाँ, जहां कमी कुताही है, जहां पर मैं ये अलवी साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुदारा जब रेंजर्स के इख्तियारात पे बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए अपने मकासद के लिए। ये मैं देखें ये बात में ना पुलिस की पावर्स में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करनी चाहिए ना रेंजर। मैंने कहा जहां लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये सिर्फ जानो माल की बात नहीं, ये तो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। ये दहशतगर्द तो पाकिस्तान के को गैर महफूज किए हुए हैं। तो यहां पर देखें कई चीजें इस पे ना सियासत है ना करप्शन होनी और ना आप देख लीजिए इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी वो फाइनेंस का मामला हो, जो पैसे मिलते हैं वफाक की तरफ से या सूबों के, कभी कमी नहीं आई। उसके अलावा कवानीन में भी बाकी भी जो बेहतरी आने वाली है बिल्कुल लेके आएंगे। आरिफ महमूद हमारे नुमाइंदा हैं जहां ये इंसिडेंट पेश आया, आप बताइएगा ये कब कैसे वाकया पेश आया, कुछ आप वजाहत फरमाइए। देखें, जो इब्तदाई तफ्तीश इस हवाले से नदीम मलिक साहब की गई है उसमें ये बताया गया है कि ये पाक फौज की गाड़ी पीपल सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो रोड आ रहा है उस रोड पर आ रही थी और कोर 5 की जानिब जा रही थी। कोर 5 में ये गाड़ी जो है वो सप्लाई यूनिट के अंदर जो है वो काम करती थी। जब ये दोनों जवान इस गाड़ी में यहाँ पीपल सेक्रेटेरिएट से होते हुए पार्किंग प्लाजा के करीब पहुँचे तो यहाँ पर उन्हें पहले से मौजूद साइकिल सवार थे, उन्होंने निशाना बनाया। जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे बयानात उनके लिए गए हैं और वो बताते हैं कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 दहशतगर्द थे जिनको दो दीगर अफराद बैकअप दे रहे थे, उन्हें जो है वो निशाना बनाकर यहाँ से फरार हुए। अहम तरीन बात आरिफ, एक सवाल का जवाब जो है वो अभी वाज़ेह नहीं होता कि आप कह रहे हैं कि आरिफ आप कह रहे हैं कि ये वहाँ पहले इंतजार में थे और जैसे ही गाड़ी आई उन्होंने निशाना बनाया तो उन्हें मालूम था कि गाड़ी वहाँ से गुजरती है, इसलिए वो मुंतज़िर थे कि आएंगे तो हिट करेंगे। नहीं, ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि ये गाड़ी जब पीपल सोरंगी से इस रोड की जानिब आई तो जो ये कट है जहाँ से पार्किंग प्लाजा की जानिब मुड़ते हैं वहाँ से मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से इस गाड़ी के सामने आए, इस गाड़ी के आगे आए और आगे पोजीशन लेने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर फायर किया। तो वो उनको उस इंतज़ार का 1 से 2 मिनट का वो वक्त मिला जिस दौरान उन्होंने यहाँ खड़े होकर पोजीशन ली। KMC के ज़ेर एहतमाम ये जो पार्किंग प्लाजा यहाँ बनाया गया था इस पर कैमरे ज़रूर लगाए गए थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे 3:12 से 4:16 के दौरान उन कैमरों की रिकॉर्डिंग जो है वो बंद थी, उन कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी और हुकाम अब इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं कि आया क्या वजूहात थी कि उस 1 घंटे के दौरान यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है वो बंद की गई। जी आरिफ, वैसे जहाँ भी कराची में कोई हाई प्रोफाइल किलिंग होती है तो वो कैमरा बंद क्यों होता है, ये मुझे इसका कोई जवाब है आपके पास तो अगर बता दें। देखें, जो इब्तिदाई बयान यहाँ पर इस इमारत के 2 लोगों से लिया गया है उनमें से एक का नाम फ़हीम है। उसका कहना है कि उनके यहाँ ये एक सिस्टम बना है, एक पहले से प्रोसीजर है कि वो जब भी अपनी ड्यूटी बंद करके यहाँ से जाते हैं तो वो सिस्टम को ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद आने वाला शख्स जो है वो इस सिस्टम को ऑन करता है और फिर रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हो जाती है। तो इस पर बहुत हैरत का इजहार कर रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे कि आखिर उसी वक्त कैमरे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ये कमाल के जब भी कोई बंदे मारे जाते हैं, हाई प्रोफाइल किलिंग होती है, वहाँ या तो आपको कैमरे बंद मिलते हैं या इतनी पुअर रेजोल्यूशन होती है या उस दिन लोड शेडिंग होती है, कोई ना कोई एक्सक्यूज मौजूद होता है। भाई साहब, ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो दहशतगर्द हैं दे कीप पेस विद द डेवलपमेंट्स। आपको मालूम है कि सेल फोन सुनना और सेल फोन के ऊपर किडनैपर्स को पकड़ लेना ये पिछले 6-7 साल से हो रहा है। अब जो किडनैपर हैं वो सेल फोन कम ही इस्तेमाल करते हैं या करते हैं तो उस सिलसिले में एहतियात करते हैं। यही अब कैमरेस के हवाले से हो रहा है, यानी इनको कम से कम इतनी इन्फिल्ट्रेशन है कि इनको पता होता है कि कहाँ कौन सा एरिया कैमरे में नहीं आ रहा और कौन सा एरिया आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ। मगर मैं एक जो दूसरी बात कर रहा हूँ, एक तो तलाल भाई ने बात की, मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब है कि एक तो रेंजर्स की मौजूदगी पर हर मरतबा उनको बार्गेन कर कमज़ोर करना ये ज़्यादती है। मैं समझता हूँ दिस गोज अगेंस्ट द टोटल प्लान। और सिंध गवर्नमेंट में नए चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, अब इनका जो भी मामला है कम से कम इन चीज़ों पर उनको गौर करना चाहिए। दे शुड नॉट बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप टू प्रोटेक्ट देयर ओन करप्ट पीपल। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपसे बार बार ये कह चुका हूं कि नेशनल एक्शन प्लान में मैं फिर वही कह रहा हूं कि फ्रंट पर फौज लड़ रही है, बहुत एफिशिएंटली लड़ रही है, रेंजर्स लड़ रहे हैं, बेचारे पुलिस वाले मर रहे हैं, मगर जो बैकअप है, जो पूरा सिस्टम का बैकअप होना चाहिए था, उसमें काउंटर नैरेटिव है।
उसमें एफिशिएंसी इनकी बढ़ाना है। उसमें मैंने सवाल किया था आईजी साहब से, वो किया था कि कितनों के चालान जमा कराते हो, कितने लोग सेंटेंस होते हैं। देखिए जितने मारे गए उससे कहीं ज्यादा पकड़े जाते हैं, कन्विक्शन नहीं हो रही ना, कन्विक्शन भी नहीं हो रही। लिहाजा देखो पोपा जैसे मिसाल के तौर पर कानून हमने एब्सटेंट किया था, मगर मैंने उसमें तकरीबन 52 अमेंडमेंट्स किए थे, उसको काफी हद तक यानी एफिशिएंट बनाया था। मगर ये कि पोपा के तहत अब हुकूमत चाहती कि पोपा को रिन्यू किया जाए, मगर मेरा सवाल ये है कि पोपा को आपने इस्तेमाल कब किया है? पोपा काला कानून है, पोपा से हट के कुछ बात करनी पड़ेगी। जनरल गुलाम मुस्तफा दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर बहुत एक अहम सवाल है। नेक्टा की कल एक ब्रीफिंग थी, तो नेक्टा ने बताया कि उन्होंने 1 अरब 80 करोड़ मांगे थे अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए। ये हमारी प्राइमरीली एक होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मुतबादल है, हमारा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। तो अभी तक जो उसको फंड्स दिए गए वो 10 करोड़ दिए गए, 1 अरब 80 करोड़ के मुकाबले में 10 करोड़ दिए गए। वो इंस्टीट्यूशन ऑपरेशनल कैसे होगा, कैसे काम करेगा, कुछ मालूम नहीं। जनरल गुलाम मुस्तफा, देखिए इसमें दूसरा बड़ा इशू जो एक तो फंडिंग का है, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि इंटेंट का है और पर्पस का है। हमने अभी तक नेक्टा की जो कमांड चेन है या उसको जिस तरीके से ऑपरेट करना है वो क्लियर नहीं हुआ। जो मेरी इत्तलात ये है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में और गवर्नमेंट के दरमियान आपस में अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि इसको कंट्रोल कौन करेगा और इससे काम कौन लेगा। और दूसरा, जब ये इंटेलिजेंस यूनिफाइड इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप करने की बात आई तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ आरा आई और मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप जो है वहाँ पे वो एक्टिव हैं। तो इसलिए हम अभी तक इसको वो शेप देने में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए फंडिंग भी नहीं हो सकी। और नतीजा ये है कि जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान में हमने जाना था वहाँ पे हमें कमजोरी नजर आती है। अब ये जो आज की जो हिट है इसे प्रोफेशनल हिट, टोटली प्रोफेशनल हिट है। इसमें कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती कि अमेच्योर्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं जिनको हायर किया गया था और वो बैठे हुए थे, उन्होंने जैसी गाड़ी टक द स्लो इन्होंने जाके मारा है उसको। अब इस किस्म की हिट्स का मकसद ये है कि जो टेररिस्ट हैं वो तो अपने काम पे, जिस तरह अभी अमीर साहब फरमा रहे थे, 2 कदम आगे हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अभी जिस तरह सियासी उसमें फंसी हुई हैं कि हमने किस हद तक जाना है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे ये जो लीडरशिप है इसको बैठ के ये सोचना चाहिए कि कराची का अमन है, सिंध का अमन है या पंजाब में अमन है, ये साल लगेगा 2 साल लगेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है। उस जो सारे 1, 2, 3, 4 एक्शन थे वो हमें करने चाहिए थे, वो नहीं किया अभी तक हमने। काफी सारा झोल इसमें है हमारे। तो वी हैव टू कहते हैं ना एनर्जाइज आवर ओन सेल्फ। एक चीज में खतरनाक चीज जिसको हमारी सियासी क़यादत नोट नहीं करी वो ये है कि रेंजर्स को लगातार इस एक्शन में डाल के, उनकी भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है, उसके बाद से रेंजर्स को अगर आप जितना मर्जी लगाए रखेंगे फिर वो इफेक्ट आपको हासिल नहीं होगा। तो ये भी टाइम लिमिटेशन के साथ एक खास टाइम के अंदर ही ये चीजें हासिल की जा सकती हैं। लामुतनाही मुद्दत तक आप लटकाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर वो रेंजर्स भी आपको डिलीवर नहीं कर पाएगी। शर्जील मेमन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शर्जील साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कर। कराची में नए चीफ मिनिस्टर लगाने जा रहे हैं आप, सिंध हुकूमत जो है, क्या हम तवक्को रखें कि वो जो गवर्नेंस के इशूज़ थे, करप्शन के इशूज़ थे, वो नए चीफ मिनिस्टर के आने से एड्रेस हो जाएंगे या प्रॉब्लम मजीद कॉम्प्लिकेट होगी, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। मैं समझता हूँ जी कि जो जिन इशूज़ का आपने जिक्र किया वो आपको पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर वो इशूज़ मिलेंगे। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अगर कोई फैसला किया है तो वो सूबे में बेहतरी के लिए ही किया होगा कि जिससे सूबे में मजीद बेहतरी आ सके। जहाँ तक गवर्नेंस की बात है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस के इशूज़ पूरी जगह पूरे पाकिस्तान में नजर आए हैं और ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि बेहतर से बेहतर काम कर सके और आवाम के पास दोबारा जाना है। तो अगर बेहतर रिजल्ट्स होंगे और अगर पब्लिक को अच्छे बेहतर तरीके से रिलीफ दिया होगा तो नेक्स्ट टाइम पब्लिक के पास जाने में भी आसानी होती है। एक चीज़ जो मेरे ख्याल में कायम अली शाह की तब्दीली के लिए हतमी तौर पर वली साहब को मजबूर किया जिसने फैसला करने पे, वो रेंजर्स और सिंध हुकूमत की ना ख़त्म होने वाली लड़ाई थी। और फिर एक और वाक़या हो गया लाड़काना के अंदर जिसमें पुलिस और रेंजर्स की हिरासत से एक बंदे को होम मिनिस्टर के अपने भाई उसमें मुलव्वस हो गए। तो शायद ये चीज़ें ऐसी थी जो अब सिंध हुकूमत के दायराकार से बाहर होता जा रहा था कि मैनेज कैसे करना। तो आपको रखें कि नए चीफ मिनिस्टर इससे कुछ बेहतर करेंगे, कुछ सीखेंगे, कोई सही राह पे लेकर आएंगे सिंध को भी और कराची शहर को भी। नदीम साहब, मैं अर्ज कर लूँ कि सिंध गवर्नमेंट हो या रेंजर्स हो या जो भी ऑपरेशन ज़रब अज़ब है या कराची ऑपरेशन हो, कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रही है कि बेहतर से बेहतर ताल्लुकात रखे जाएं तमाम इदारों से, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों।
और मैं समझता हूं कि अगर सिंध गवर्नमेंट की नहीं शर्जील साहब, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप थी ना। देखें लास्ट डेट थी 19 जुलाई, हमें सबको मालूम था, तो वो बारगेन लास्ट मोमेंट तक होता रहा, फिर वो डेट भी एक्सपायर हो गई। अभी भी रेंजर्स कराची में ही हैं, लेकिन किसी लॉ के तहत अब कवर्ड नहीं है, ना आर्टिकल 147 कवर कर रहा है उन्हें, ना कोई और पावर उन्हें कवर कर रही है, लेकिन दे आर स्टिल इन सिंध। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नेंस के ज़ुमरे में आती हैं, हमें वक्त से पहले फैसला करना चाहिए। रखना है साल 6 माह 2 साल, उसके बाद खुदाफिज कहना, तो बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मैं आपको अर्ज करूं, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि रेंजर्स ने बहुत बेहतर काम किए हैं, और कराची में आज अगर अमन है तो वो पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कोशिशें और उनकी कुर्बानियां, और उसमें गवर्नमेंट की विल जरूर है, और गवर्नमेंट चाहती है कि अमन हो। गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी भी जगह पे अमन ना हो और किसी भी जगह किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार ना किया जाए। अगर आपको याद हो कि पीपुल्स पार्टी की ही हुकूमत है, और सबसे ज्यादा अगर रेड्स हुए तो वो लियारी में हुए, तो पीपुल्स पार्टी की तरफ से कभी किसी किस्म का कोई रुकावट, कोई हिच नहीं आई, ना ही कभी रेंजर से ये कहा गया कि आप लियारी में ना जाए कि वो पीपुल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये कतन गलत है, और मैं समझता हूँ कि रेंजर्स की आज जो कामयाबी रेंजर्स को मिली है और पुलिस को जो कामयाबी मिली है, उसमें एक रेंजर्स की नेक नीति और सिंध हुकूमत की खुसूसी तौर पर मैं कहूंगा कि चाहे उसमें कायम अली शाह साहब हो या पीपुल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उनकी हमेशा मर्जी रही है। क्राइम को, क्रिमिनल को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। जहां पर आपने एक्सटेंशन की बात की, बिल्कुल एक्सटेंशन के लिए भी ये कहा गया कि कभी भी सिंध हुकूमत ने नहीं कहा कि हमें रेंजर्स की जरूरत नहीं है और रेंजर्स जो है वो एक्शन ना करे। मुकम्मल तौर पर रेंजर्स को या पुलिस को ओनरशिप है गवर्नमेंट की तरफ से, और मुकम्मल तौर पर आलवी साहब कुछ कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3-3 महीने का एक्सटेंशन जो है ना, इससे ज़रा यानी कोई कंसिस्टेंसी नहीं आती है। 3 महीने बाद फिर ये बारगेन होता है। तो मैं शर्जील इनाम मेमन साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी मुसलसल ये लीश में इन मामलात को क्यों रखना चाहती है, क्योंकि अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो रेंजर्स की एफिकेसी में कमी आएगी। जैसे जनरल साहब ने भी कहा ना, एक तो ये शॉर्ट टर्म एक्शन होना चाहिए, निकलना चाहिए, पुलिस इस काबिल हो जानी चाहिए कि ये काम करे, मगर ये 3-3 महीने के एक्सटेंशन के अंदर ये पॉलिटिकल बहस शुरू हो जाती है, और इस 3 महीने के अंदर 15 दिन पहले खत्म होने से या 1 महीना पहले और 15 दिन बाद तक ये रेंजर्स की भी एफिशिएंसी कमजोर पड़ जाती है। तो ये जरा सा ये मैं तलाल साहब को भी इस पे बात करनी चाहिए। ये साल 2 साल का प्लान देना चाहिए सिंध हुकूमत को कि हमें 2 साल रेंजर्स चाहिए, तो 2 साल में हम प्लीज ये चीजें ठीक करेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों काम होने चाहिए। 3 साल रेंजर्स ने काम किया, हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कराची पुलिस एकदम से रिफॉर्म हो जाएगी। इज अ गुड ऑफिसर एडी ख्वाजा, लेकिन नीचे जो आपने रिफॉर्म करनी है वो आपने नहीं की, बिल्डिंग नहीं की। देखिए ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन तो यही है जो हम पहले भी डिस्कस करके आप पुलिस को करें, ठीक करें, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं, ट्रेनिंग की इश्यूज हैं, उनकी भर्तियां कैसे हुई हैं, उनके पास इक्विपमेंट क्या है। आप यकीन करें, और अगर मुझे तो चंद एक दफ़ा कराची जाने का मौका मिला, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आधी से ज़्यादा पुलिस जो है वो लोगों के आगे पीछे है, जो कि वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं कराची में 32-33 हज़ार में से 11,000 वीआईपी ड्यूटी, वो और वीआईपी भी वो जिनका कोई तल्लक नहीं है किसी ऐसी आप यानी ना वो किसी हेल्थ से, ना एजुकेशन से, ना उसका मीडिया से, ना पॉलिटिशियन, वो बस उसका कहीं हाथ पड़ता है। साहब को ऐड कर दूं, वो लिस्ट देने को भी तैयार नहीं है कि किनको ये कवर करते हैं, और ये लेजिस्लेटर्स को, एमएनए और एमपीएस को भी लिस्ट नहीं देने को तैयार है, क्योंकि यही बात है। ये तमाम चीजें जो हैं, और गवर्नेंस बेहतर करनी जो है वो कराची की गवर्नेंस तो पूरे पाकिस्तान का ध्यान है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो कराची के अमन से जुड़ा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कराची के अमन से जुड़ी है, और ये जो इर्द गिर्द से ममालिक से भी वार सिर्फ कराची पे होते हैं, क्योंकि कराची कमजोर होता है तो पाकिस्तान कमजोर होता है। तो ये गवर्नेंस की इशू सर, गवर्नेंस आपको एड्रेस करनी पड़ेगी। ये आपके मुराद अली शाह हो या आप करें, जो भी करें, लेकिन आपको गवर्नेंस सबसे पहले ठीक करनी पड़ेगी। टाइम पीरियड बिल्कुल आपने 2-3 इश्यूज उठाए नदीम साहब। जहां तक ये वीआईपी सिक्योरिटी की बात की गई, मैं गर्ज कर लूं कि कराची में क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है और इसीलिए वहाँ क्राइम भी ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो कराची की पूरी अगर आप डायनामिक्स देखेंगे कि वहाँ पे कच्ची आबादियां, वहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स पूरे पाकिस्तान के हैं, उनके लिए छुपने के लिए एक आसानी होती है। जहाँ जितना बड़ा शहर होता है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है, वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स भी, वहाँ पे लोगों के लिए एक इजी हेवन भी बन जाता है। और कराची के इश्यूज बहुत बहुत पुराने हैं और उसको सीरियसली गवर्नमेंट जो है उसको टैकल कर रही है। अब उसमें यहाँ पर मसाजिद भी बहुत है हमारे पास माशाल्लाह, इमाम बारगाह भी बहुत हैं, उलमा कराम भी हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, मुख्तलिफ लोगों को थ्रेट भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर
मुख्तलिफ टाइमिंग पर उनके लिए अलर्ट भी जारी होते हैं। शर्जील मेमन साहब, तमाम मसाजिद या और तमाम इमाम बारगाहें ये काम नहीं करती। अगर वो शहर के अंदर 2, 3, 4, 6 ऐसी जगह हैं तो उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जाके लोग जो मुतलका वहाँ पे जो भी साहब ऐसे इश्ताल अंगेजी में मुलव्वस है उनको पकड़ धकड़ करनी चाहिए। ये तो खिलाफ कानून है ना, मजहब तो नदीम साहब मैं कर्ज कर लूँ आपको जी। ऑनेस्टली आपका प्रोग्राम बड़े पॉजिटिव नोट पे चल रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेजर इशू है कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर होनी चाहिए, उसके लिए कोशिश की जा रही। और मैं ऑनेस्टली इसलिए नहीं बोलूँ कि मेरा ताल्लुक पीपुल्स पार्टी से है, पिछले 7 साल से ये कोशिश की गई है पुलिस की सैलरीज, उनके इक्विपमेंट्स, उनकी गाड़ियां, सारी चीजें उनको बेहतर किया जाए। और इनकी मजीद क्योंकि जो कराची की जो पॉपुलेशन है उसमें इस वक्त नफरी इससे डबल होनी चाहिए, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। जहां तक आपने एक्सटेंशन की बात की, एक्सटेंशन बिल्कुल सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर रेंजर्स के साथ मैदान में है और एक्सटेंशन दी भी जा रही है। और मेरे ख्याल से अभी जो कंफ्यूजन हुई है, जो आप कह रहे थे कि 19 को एक्सटेंशन टाइम खत्म हो गया, तो अब नई एक गवर्नमेंट बनने जा रही है, नए चीफ मिनिस्टर आने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये कंफ्यूजन जो थोड़ी थोड़ी है वो भी खत्म होती जाएंगी। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दोनों साइड से रही हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो कि बातचीत से हल ना। आप कब वापस आ रहे हैं शर्जील साहब? इंशाल्लाह जी बहुत जल्द। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अगर कभी आप प्रोग्राम कर लेंगे तो मैं आपको तफसीलात से बता सकूंगा कि मैं कब आऊंगा। और मुराद अली शाह की काबीना का हिस्सा होंगे? नहीं जी, अभी मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह ताला वो बेहतर इंसान है, नौजवान क़यादत है, और उनका जो पूरा एक क्या वो करप्शन से पाक हुकूमत दे सकेंगे? क्योंकि मैं जो चीज़ तब्दीली देखना चाहता हूँ सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के शहरी जो सिंध में बसते हैं उनके लिए, वो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो पैसे लेने पे यकीन ना रखता हो, काम करने पर, डिलीवर करने पे यकीन रखता हो। नदीम साहब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको फर्क नजर आएगा, और माजी की भी जो बातें हैं उस पर भी इल्जामात काफी लगे हैं लोगों पर और चीजें साबित नहीं हुई है। मैं उस बहस में इस वक्त नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि आज हम अगर पॉजिटिव नोट पे एक बात कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि हम अच्छी उम्मीद रखें पूरे पाकिस्तान के लिए। ना सिर्फ हम सिंध की बात करें, एक आपके पास मुख्तलिफ पार्टीज के लोग बैठे हुए, तो पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, 4 मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इशूज हैं, और ये पूरे पाकिस्तान का इशू, ये इंटरनेशनल इशू भी है। तो अच्छा अलवी साहब आप भी मेरे ख्याल इस पर राय दीजिए। आप तवक्को रखते हैं कि नए चीफ मिनिस्टर के आने से, ये कंटिन्यूस एक इशू है, 25-30 साल हैं कराची की ज़िंदगी में ये खून रेजी के, वो सिलसिला रुकेगा, गवर्नेंस बेहतर होगी? भाई साहब मैं हमेशा ये समझा कि यही होगा, मगर जिस अंदाज से दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट किया गया, पॉलिटिकल साइड पर प्रोटेक्ट किया गया, फिर पुलिस को पोलिटिसाइज किया गया, फिर बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उन्होंने कहा करोड़ों रुपए में थाना बिकता है 3 महीने के लिए। वो करोड़ों रुपए खेती तो हम ही है ना, ये मासूमों से ही पैसे लिए जाते हैं, मासूमों से जमा किए जाते हैं, ज़मीन की चोरी होती है। तो कराची पुलिस की जो कार्रवाई रही है उसके ऊपर दहशतगर्दों का भी हमला रहा है। आपको ये मालूम है कि जितने लोगों ने नसीरुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान जितने लोगों ने हिस्सा लिया था पुलिस वालों ने, वो सारे SHO 159 SHOs वर किल्ड, 159। और एक पार्टी MQM के लोगों ने आकर ये भी कहा कि भाई जिनके लोग मारे गए हैं वो बदला लेने के हकदार हैं। ये बातें कराची बहुत सारे मसाइल से, ऐसे ही मसाइल से, अब पुलिस की क्या जान रहेगी जब आप 159 लोगों को आप मार दें। अनफॉर्चुनेट ये है कि सिंध हुकूमत ने फ्रीक बन के उन 159 लोग या जितने भी लोग थे उनका हिसाब नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। अच्छा उसके बाद वो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर तो पूरी एंट्रेंच हो गई ना पॉलिटिकल माफिया। अच्छा जब आप पॉलिटिकल माफिया को एंट्रेंच करते हैं पुलिस के अंदर भी, तो जो लैंड माफिया है, क्रिमिनल माफिया है, वो सब वही सब वो इकट्ठा, यानी थाना जो है जब ऊपर से ये हाल होगा तो नीचे होगा। अच्छा और ऊपर से जब करप्शन होगा तो नीचे तक जाएगा, तो ऊपर तो 2% खाएंगे ना, नीचे 98% खाया जाएगा। तो बहुत बुरा हाल है कराची का अभी भी। ये वो फेज है मेरे ख्याल में आपकी नेशनल एक्शन प्लान का और ज़रब-ए-अज़्ब का, जो 4-6 माह आखिरी कंक्लूडिंग फेज होना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास चैलेंज लगता है कि अभी भी उतना ही है जहां से स्टार्ट किया था। जी नहीं, देखिए नहीं, बहुत सारी बेहतरी आई है, और ये वाकयात के आप, ये कोई एक वाकया भी कोई अच्छा वाकया नहीं है, इस पे भी दिल दुखता है आज का वाकया हो, लेकिन आप देखें कि वाकयात में कमी हुई है, चीजें बहुत बेहतर, लेकिन आप ये भी तो देखें जख्म कितना बड़ा था। ये तो पूरा मेगा किस्म का एक ऑपरेशन करना पड़ा है कि जो जिस्म का हिस्सा खोला है वही अंदर से खराब है। वो फाइनेंस से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर, मदारस से लेकर, उनके अंदर और नसाब से लेकर और फिर गलत फैसलों तक, हर चीज देखें, हर चीज को, और एक सोच डेवलप हुई है और 2 नस्लें उस सोच से आगे पल चुकी हैं।
ये जहनों से निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि निकलते निकलते थोड़ा टाइम लगेगा। हम आगे को गए हैं, हम पीछे नहीं आए, ये बेहतर चीज है। जनरल गुलाम मुस्तफा से एक रिमार्क ले लें, फिर आपकी तरफ आता हूं। जनरल गुलाम मुस्तफा, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे। देखिए, हमें ये बहुत जल्द फैसला करना पड़ेगा कि हमने सियासत से पाक एक्शन प्लान जो है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। जिस दिन ये आप कर लेंगे और पूरी नीयत के साथ लगेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारी लीडरशिप सारी चीज को समझती है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मामला बहुत बड़ा है। दुनिया में दहशतगर्दी कम नहीं हुई है। ये पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा एक्शन लेकर इसको कम किया, और हम 20 साल से इसको भुगतते आ रहे हैं, तो मुमकिन है हमारा तजुर्बा अच्छा हो, मगर ये बहुत बड़ी बैटल है, इसके अंदर बड़ा लंबा काम। देखिए, ये मैं जनरल साहब की वो ठीक करना चाहूंगा, सियासत से पाक नहीं, सियासतदानों ने ही आके इसको नई जान दी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी। देखिए, पुलिस के अंदर कराची में मुस्बत सोच के साथ जहां हमारी कमी कुताही है, टेक ओनरशिप, बिल्कुल, जहां हमारी खाने बिकने नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल, दो ऑनरशिप पर पूरी दें, अच्छी की भी दें, अगर बुरी की। सलाल चौधरी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, एडी ख्वाब, आईजी सिंध पुलिस हमारे साथ थे, और जनरल गुलाम मुस्तफा और शर्जील मेमन साहब का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।